welcome to the video. Today I am taking here lesson number 4 History of India Arts, page number 24. I hope so कि इतनी जो वीडियोस कंटिन्यूसली मैं आपको सेंड कर रही हूँ, ईच एंड एवरी वीडियो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मे बी आपको वो समझ में भी आ रहा होगा। तो आज हम लोग जो लेसन ले रहे हैं दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस लेसन में हम लोग भारत की जो अलग अलग आर्ट फॉर्म्स है उससे रिलेटेड डीपली स्टडी करने वाले हैं। बहुत बार आर्ट ये जो वर्ड है वो हम लोग सुनते हैं क्योंकि थर्ड स्टैंडर्ड से या फिर मे बी नर्सरी से ड्राइंग क्राफ्ट इस प्रकार के आपको सब्जेक्ट्स होते हैं। ड्राइंग क्राफ्ट इज़ द फॉर्म ऑफ आर्ट, है ना। तो लेकिन एक्चुअली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्ट ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड नाउ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, तो आप जैसे स्टूडेंट्स को ये सब जानकारी जो है वो पता भी होनी चाहिए। और मे बी आप में आपको जब इसमें अगर आर्ट में इंटरेस्ट हो, क्योंकि गॉड गिफ्टेड कोई रहता है आर्टिस्ट वगैरह, तो ऐसा कोई आपका इंटरेस्ट होगा तो उसमें आप लोग इस प्रकार का जो नॉलेज है वो भी इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हो। सो इन दिस लेसन वी आर टेकिंग व्हाट इज़ आर्ट, इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ विजुअल आर्ट, इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट and art, applied art and professional opportunities. Okay beta, now let's start. Take one pencil in your hand and take your history textbook, because when I am explaining I told you that this sentence is most important or this sentence is आस्किंग बाय द बोर्ड एग्जामिनेशन। तो अगर इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन रहे तो हम लोग तुरंत अगर अपनी बुक में IMP या फिर बैकेट या फिर हाईलाइट ऐसा करते हैं, तो जब हम उसको फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग या रिवाइज ऐसे जब लेसन स्टार्ट हो जाते हैं तो यही इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती भी है और ज़्यादा लर्न रहती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ आर्ट, है ना। आर्ट मीन्स क्या, कला मीन्स क्या। आर्ट मीन्स इट इज़ अ नेचुरल ह्यूमन इंस्टिंक्ट to want to share his experience, wisdom and also emotion। देखो आर्ट, कला ये हमारे मनुष्य की ऐसी एक नेचुरल सहज प्रवृत्ति है, स्वभाव है, बिहेवियर है, जिसमें हमारे पास जो अनुभव है, एक्सपीरियंस है, हमारे पास जो विजडम है, नॉलेज है, ज्ञान है, also इमोशन जो हमारे पास अलग अलग भावनाएं हैं, वो इमोशंस हम लोग दूसरों के साथ शेयर करते हैं, मे बी दूसरों के तरफ फॉरवर्ड करते हैं ना। लेकिन व्हाट दैट इंस्टिंक्ट रिजल्ट इन अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, कब, जब, व्हेन दैट इंस्टिंक्ट ये जो हमारी सहज प्रवृत्ति है इसको ब्यूटीफुली क्रिएशन। मे बी आपका कोई फ्रेंड जो है आपको जोक्स बताता है, तो जोक्स बताना इज़ ऑल्सो अ आर्ट। अगर वो बता रहा है और बताते बताते ही लाफिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है, दैट मीन्स परफेक्टली ही और शी क्रिएटेड द ब्यूटीफुल क्रिएशन। लेकिन अगर कोई जोक्स बता रहा है और बाकी हम लोग एकदम साइलेंट है, उसका जो कब ख़त्म हो गया वो भी हमको अगर पता नहीं चला, दैट मीन्स आर्ट में कुछ तो कमी है। तो आर्ट किसे कहेंगे, आर्टिस्ट किसे कहेंगे, इसके लिए ये सब जानना जो है वो ज़रूरी है। और ये लेसन में इतनी सारी बातें जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमको दी गई है। मे बी कभी गॉड गिफ्टेड आप में से कुछ बच्चे डांसर, कोई सिंगर, कोई एक्टर होते हैं कि नहीं, म्यूजिशियन, तो ये सब बच्चों के लिए क्या इम्पोर्टेंट है वो भी जानना ज़रूरी है। तो ये लेसन जो है हमको इसी बारे में हेल्प भी करेगा। ओके, व्हेन दैट इंस्टिंक्ट रिजल्ट इन अ ब्यूटीफुल क्रिएशन, हमारे पास जो एक्सपीरियंस है, विजडम है या इमोशंस है वो हम लोग सहजता से जब दूसरों को बताते हैं, बिफोर दैट मेक इट अ ब्यूटीफुल क्रिएशन। वो एक सुंदर ऐसी कुछ निर्मित होनी चाहिए, कुछ ऐसा मतलब प्रिपेयर करना है हमको कि जिससे वो और ब्यूटीफुल हो जाए। इट इज़ एक्नॉलेज एज आर्ट, जब हम हमारा अनुभव, हमारा ज्ञान, हमारे भावनाएं ब्यूटीफुल तरीके से सामने वाले के सामने प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ द परफेक्ट मीनिंग ऑफ आर्ट। ओके बेटा, नाउ यू ऑल्सो अंडरस्टैंड या फिर ब्रैकेट देयर फॉर द डेफिनेशन। The artist's power of imagination, sensibility, state of emotion and his skill are the crucial factor at the root of artistic creation। आर्टिस्ट की पावर ऑफ इमेजिनेशन, उसकी सोच कितनी गहरी है, कितनी प्रभावशाली है। सेंसिबिलिटी मतलब उसकी संवेदनशीलता कैसी है,
अगर वो इमोशन सामने वाले तक पहुंचाना चाहता है, अगर सैड इमोशन है तो उसका चेहरा कैसा दिखना चाहिए, अगर ह्यूमर वाला है, जोक्स वाला है तो उसका चेहरा कैसा होना चाहिए, कैसा फ़नी होना चाहिए, ये सभी जो जानकारी या बातें हैं उसके जो कुछ वो प्रोड्यूस या फिर तैयार कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है, उसमें होना चाहिए। स्टेट ऑफ इमोशन, भावनाएं हो, जो भावनाएं होती है हमारे मनुष्य की, वो उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए। एंड ही स्किल, कैसी टेक्निक से वो अपना जो है आर्ट आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, कैसे स्किल यूज़ कर रहा है, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट आर द क्रूशियल फैक्टर एट द रूट ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएशन। जब हम लोग कुछ ऐसा तैयार करते हैं, आर्टिस्टिक ऐसा प्रोड्यूस करते हैं, एट दैट टाइम दिस टाइप्स ऑफ important points are most important. Okay beta, so this paragraph is most important. I hope so you bracket there and write there IMP. Now next one is visual art and performing art. अभी ऊपर हमने आर्ट की डेफिनेशन पढ़ी है ना, तो इसके भी टाइप्स है। आर्टिस्टिक क्रिएशंस आर टू टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स? टू टाइप्स, यस। तो ये जो आर्ट है उसके टू टाइप्स है। पहला है विजुअल आर्ट, अंडरलाइंड इट, एंड दूसरा है परफॉर्मिंग आर्ट। क्या डिफरेंस है इन दोनों का, क्या क्या अलग अलग इसमें पैटर्न्स आते हैं, वो सिस्टमेटिकली हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए आप लोग बराबर ध्यान देके सुनिए। द संस्कृत टर्म, अब ये जो विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट है, इनको संस्कृत में क्या कहा जाता है? द फर्स्ट टाइप इज दृक कला। ये जो विजुअल आर्ट है इसको संस्कृत में कहते हैं दृक कला। ओके, एंड सेकंड वन जो है परफॉर्मिंग आर्ट, उसको कहते हैं ललित या फिर आंगिक कला। ओके बेटा, दोनों का संस्कृत का मीनिंग भी आपको दिया है। मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट मेनी साइट्स इन द वर्ल्ड। हमारा विश्व जो है अलग अलग ऐसे डिस्कवरीज से पूरा भरा हुआ है। तो इससे रिलेटेड प्री हिस्टोरिक मतलब स्टोन एज पीरियड से जो है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स रॉक आर्ट्स जो है वो डिस्कवर हुए हैं, जिससे कितना प्राचीन ये आर्ट का हिस्ट्री है वो लोगों के सामने आया। इट प्रूव दैट द ओरिजिन ऑफ विजुअल आर्ट इज एट एज ओल्ड एज द स्टोन एज मैन। मतलब ये प्रूव करता है, जो रॉक पेंटिंग्स या रॉक आर्ट्स मिले हैं उससे ये पता चलता है कि ये जो विजुअल आर्ट्स है वो बहुत ही पुराने हैं। स्टोन एज पीरियड से जो है इस प्रकार की पेंटिंग्स या फिर इस प्रकार के नॉलेज जो है वहाँ के पर्सन्स को था, और उसमें चेंजेस होते होते आज के पर्सन्स तक इस प्रकार के आर्ट फॉर्म्स हमको पता है। ओके, नाउ फोक आर्ट्स एंड क्लासिकल आर्ट्स। अब देखो ऊपर आर्ट का डेफिनेशन पढ़ा, उसके बाद हमने विजुअल आर्ट एंड परफॉर्मिंग आर्ट, उसके अलग अलग नाम भी पढ़े। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं फोक आर्ट्स एंड क्लासिकल आर्ट्स। देयर आर टू डिस्टिंक्ट ट्रेडिशन ऑफ आर्ट। अगर आर्ट देखते हो तो आर्ट के जो है इस प्रकार की परंपरागत हमारी ट्रेडिशन के हिसाब से दो पार्ट्स है। पहला है फोक आर्ट, अंडरलाइन करो। हर पैराग्राफ हमको कुछ न कुछ इम्पोर्टेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन बताता है, तो एज अ हिस्ट्री स्टूडेंट हमने जो वहाँ पर इम्पोर्टेंट हमको लगा उसको अंडरलाइन करना है। फोक आर्ट एंड क्लासिकल आर्ट, ध्यान से सुनेंगे। हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से आर्ट्स के टू टाइप्स है, पहला है फोक आर्ट एंड सेकंड वन इज क्लासिकल आर्ट। ओके, Folk art is a tradition that has continued from the prehistoric time. अगर folk art से related information आपको चाहिए तो folk art जो है ये ऐसा tradition है art का कि जो continued कब से शुरू है? prehistoric time, मतलब stone age period से ये जो folk art है continue अपना जो वर्क है, ट्रेडिशन है, वो चला रहा है। द एक्सप्रेशन ऑफ फोक आर्ट इज़ द नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन्स वे ऑफ लिविंग। और इसमें जो है फोक आर्ट में मनुष्य का जो डेली लाइफ जो होता है, हाँ, उसका नेचुरल प्रेजेंटेशन फोक आर्ट में होता है। कुछ बनावट नहीं, तो जस्ट जैसा चल रहा है एक्चुअली जो लाइफ थी उस पीरियड की, तो उस प्रकार से वहाँ पर प्रेजेंटेशन होता है किसमें? फोक आर्ट। हेंस इट्स एक्सप्रेशन इज स्पॉन्टेनियस। फोक आर्ट इज क्रिएटेड बाय कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ सोशल ग्रुप।
समाज में रहने वाले जितने कुछ अलग अलग लोग हैं वो सबका कंट्रीब्यूशन मिलजुल कर वो लोग इस प्रकार का जो फोक आर्ट है वो प्रेजेंट करते हैं। उनको कुछ सीखना नहीं पड़ता, नेचुरली स्पॉन्टेनियसली जो एक्सप्रेशंस उनको आते हैं वो इस प्रकार के आर्ट में प्रेजेंट करते हैं। ओके, क्लासिकल आर्ट्स ये थोड़ा चेंज है फोक आर्ट से, ध्यान से सुनेंगे। फोक आर्ट से क्लासिकल आर्ट जो है वो चेंज है, थोड़ा सा चेंज क्या है। ऑन द अदर हैंड इट एक्सप्रेस्ड विद इन एन एस्टैब्लिश फ्रेम ऑफ कंसिस्टेंट रूल। ये जो क्लासिकल आर्ट होता है इसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और ये आर्ट फॉर्म प्रेजेंट करते समय वो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो कंसिस्टली फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, इट नीड अ प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग टू मास्टर एनी फॉर्म ऑफ क्लासिकल आर्ट। क्लासिकल आर्ट सीखने के लिए हमको पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। मे बी आई वॉन्ट टू बी अ सिंगर, तो मुझे पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, अलग अलग एग्ज़ाम्स देनी पड़ेगी। इफ़ आई वॉन्ट टू बी अ डांसर तो डांसेस की क्लास लगाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार के जो भी आर्ट हो, मे बी आपने एलिमेंट्री इंटरमीडिएट कर लिया और आपको ABC कोई भी ऐसा ग्रेड मिल गया, दैट मीन्स यू आर आर्टिस्ट। लेकिन और अच्छा कुछ आपको बनना है तो इसके लिए आपका एजुकेशन उस फील्ड से रिलेटेड कंटिन्यू आपको करना पड़ता है। इसके लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं और ट्रेनिंग्स भी अलग अलग पार्ट्स की होती है, जो कि अगर आप उसमें A1 या फिर अपना परफॉर्मेंस बेस्ट देना चाहते हो या फिर उसमें आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो उसके लिए ये सब जो है ज़रूरी है। किसमें? क्लासिकल आर्ट में। ओके, फोक आर्ट में इस प्रकार के कोई भी बंधन नहीं होते। अब स्टाइल इन आर्ट, आर्टिस्टिक टेंड टू हैव देयर ओन मेथड ऑफ वर्किंग। आर्टिस्ट जो होता है दैट मीन्स कलाकार जो होता है उसकी खुद की एक पहचान होती है, काम करने का तरीका होता है। आप लोग भी देखो, आर्टिस्ट में कलाकार आता है, कलाकार में एक्टर एक्ट्रेस में भी सिंगर डांसर। आप किसी अगर सिंगर को पसंद करते हो, जैसे अरिजीत सिंह है, आपको पसंद है, उसका जो सिंगिंग स्टाइल है वो अलग है। हाँ, आतिफ असलम को अगर आप पसंद करते हो उसका सिंगिंग स्टाइल अलग है। बादशाह को अगर आप पसंद करते हो तो उसका प्रेजेंटेशन स्टाइल अलग है ना। हर एक सिंगर का अलग है। मे बी आपके पेरेंट्स अगर किसी सिंगर के गाने पसंद करते होंगे तो पुराने ज़माने में जो हो गए, कुमार सानू है, उदित नारायण है, इनके सिंगिंग का स्टाइल अलग है। दैट मीन्स हर आर्टिस्ट का अपना जो आर्ट है वो प्रेजेंट करने का तरीका या मेथड अलग होती है। इट इज़ नोन एज द स्टाइल ऑफ आर्टिस्ट। उसे स्टाइल कहा जाता है। कभी कभी इस आर्टिस्ट के स्टाइल से जो है लोगों को पता चल जाता है। जैसे आपका कोई हीरो फेवरेट होगा तो वो हीरो के अलग अलग स्टाइल से उसकी पहचान होती है। व्हेन अ स्टाइल इज़ adopted by many artists over a prolonged period of time, it may become a tradition। जब इस प्रकार का स्टाइल कोई अगर कलाकार सामने लाता है और उस कलाकार की वो स्टाइल बहुत सारे लोग लॉन्ग पीरियड तक कॉपी करते हैं, उस वैसी ही प्रैक्टिस करते हैं या फिर स्टाइल जो है वो दिखाते हैं, तो वो एक ट्रेडिशन बन जाता है, एक परंपरा बन जाती है ना। So let's continue. Such tradition get established as an art style। तो इस प्रकार के जो ट्रेडिशंस होते हैं जो एक आर्टिस्ट ने शुरू किया और बहुत सारे आर्टिस्ट उसको फॉलो कर रहे हैं तो वो एक ट्रेडिशन बन जाता है और इसी ट्रेडिशन से क्या तैयार होता है? आर्ट स्टाइल। वेरियस आर्ट स्टाइल डेवलप इन एवरी कल्चर। हर कल्चर में, हर संस्कृति में, जो हमारे देश में जो अलग अलग राज्य है उनकी अलग अलग कल्चर है। महाराष्ट्रियन लोगों का कल्चर अलग है, गुजराती लोगों का कल्चर अलग है, बंगाली है, उसके साथ साथ पंजाबी है, मारवाड़ी है, सो मेनी मोर। हर एक का कल्चर अलग है। उनका कल्चर, उनके कल्चर से उनका प्रेजेंटेशन जो है वो दिखता है, जिससे हम उनको जल्दी से पहचान लेते हैं। ओके, Various art style develop in every culture which are characteristics of a certain period and region। बहुत बार जब हम किसी कल्चर से रिलेटेड कोई पेंटिंग्स देखते हैं या फिर कोई ऐसा आर्ट देखते हैं तो उस आर्ट से उस कल्चर का जो कुछ ऐसा टाइमिंग है या जो कुछ उनकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हमको जल्दी से समझती है, जिसके कारण उनके बारे में ज़्यादा जनरल नॉलेज जो है वो हमको उनके पेंटिंग्स के थ्रू है या फिर डांसिंग के थ्रू है तो पता चलते हैं। सच
स्टाइल्स आर हेल्पफुल इन स्टडिंग आर्ट हिस्ट्री, और इस प्रकार के जो अलग अलग ऐसे स्टाइल्स है वो हमको हिस्ट्री का जो मतलब आर्ट ऑफ हिस्ट्री है उसकी पढ़ाई में मदद करता है। ओके, सामने कंटिन्यू करने से पहले अगर हम लोग देखते हैं तो पेज नंबर 22 पर ग्रीन कलर में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है बेटा कि बोर्ड वाले जो है आपको इतना जो है पिक्चर देंगे एंड देर इज़ अ क्वेश्चन, राइट डाउन फ्यू लाइन्स ऑन दिस पिक्चर और ऑन दिस इमेज। ओके, तो उसके लिए हमको ये सब जानकारी जो है वो बाय हार्ट होना ज़रूरी है। क्या जानकारी है, लेट्स रीड। मराठा स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। ओके, मराठा पेंटिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्ट स्टाइल। ये जो मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग है जिसमें मराठा पेंटिंग एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आर्ट स्टाइल का कि कैसे थी मराठा पेंटिंग्स। ओके, द स्टाइल नोन एज मराठा पेंटिंग बिगेन टू डेवलप इन द लेटर हाफ ऑफ 17th सेंचुरी CE। ये मराठा पेंटिंग की शुरुआत या डेवलपमेंट अगर हम लोग देखते हैं तो 17th सेंचुरी के लेटर हाफ में जो है इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। दिस स्टाइल कंसिस्ट ऑफ कलर पेंटिंग। इसमें जो है कलर पेंटिंग, दैट मीन्स अलग अलग कलर्स के पिक्चर्स प्रेजेंट किए गए, पेंटिंग्स दिखाई गई। उसके साथ साथ दे ऑकर एज म्यूरल्स एंड ऑल्सो मिनिएचर्स यूज्ड इन मैन्युस्क्रिप्ट। उसके साथ साथ वहाँ पर न्यू वर्ड आया, देखो म्यूरल। म्यूरल मीन्स क्या होता है, म्यूरल्स मीन्स होता है जिसे हम लोग दीवार पर चित्र निकालना, भित्ति चित्र कहते हैं उसको। दीवार पर जो पिक्चर्स निकाले जाते हैं या पेंटिंग्स निकाली जाती है दैट इज़ म्यूरल। एंड ऑल्सो मिनिएचर। मिनिएचर क्या होता है, जिसमें छोटे छोटे ऐसे चित्र होते हैं जो कि मैन्युस्क्रिप्ट जो हस्तलिखित होती है, हैंडबुक होती है, हाथ से लिखी हुई जो बुक है उसमें इस प्रकार के मिनिएचर मतलब छोटे छोटे चित्र ड्रॉ किए जाते हैं, पेंट किए जाते हैं। ओके, म्यूरल्स ऑफ मराठा स्टाइल कैन बी सीन इन द ओल्ड वाडास। अब देखो कहाँ कहाँ आपको देखने को मिल सकता है ये, तो भित्ति चित्र जो है दीवार पर निकाले हुए चित्र आपको मराठा स्टाइल के देख सकते हैं आप ओल्ड वाडास एट पैलेस लाइक वाई। देखो कौन से प्लेसेस हैं यहाँ पर, वाई, मानेवली एंड सातारा इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर इस प्रकार के जो मराठा स्टाइल्स है उस प्रकार की पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेगी। द मराठा स्टाइल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द राजपूत। मराठा स्टाइल पर किसका प्रभाव पड़ा उनकी पेंटिंग पर, तो है राजपूत एंड यूरोपियन स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। इन दोनों पेंटिंग्स के स्टाइल मराठा पेंटिंग्स पर प्रभावित हुए जिसके कारण मराठा पेंटिंग जो है वो और अच्छी डेवलप्ड होती चली गई। पेंटिंग स्टाइल हेल्प इन अस इन द अंडरस्टैंडिंग वेरियस थिंग्स। बहुत सारे जो पेंटिंग स्टाइल्स है हमको वहाँ के अबाउट द टाइम्स, वहाँ का टाइम कैसा था, मतलब उस पीरियड में क्या क्या चेंजेस थे, उसके साथ साथ इन विच इट वाज डेवलप्ड सच एज द लाइफ स्टाइल, अटायर, उसके साथ साथ कस्टम्स मतलब वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा था, उनके अटायर पोशाक क्या थे, कॉस्ट्यूम्स कैसे पहनते थे, उनके जो कस्टम्स है, रीति रिवाज क्या थे, ये सब जानकारी है जो हमको इस पेंटिंग स्टाइल से पता चलती है। तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर भी दिया गया है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग। याद से उसको 2 बार 3 बार अगर हम लोग रिवाइज करेंगे तो 100% हमारा ये जो इन्फॉर्मेशन है वो लर्न भी हो जाएगा और हमारी जो कंसेप्ट है वो क्लियर भी होगी। नाउ कंटिन्यूड 4.2 इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ विजुअल आर्ट। ओके, ये जो हमारी भारतीय कला है, कला शैली जिसे कहते हैं वो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। विजुअल आर्ट्स का दूसरा नाम दिखा है संस्कृत में दृक कला। ओके, द आर्ट ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचिंग आर विजुअल आर्ट। देखो विजुअल आर्ट में कौन से पार्ट्स आते हैं, अंडरलाइन करेंगे, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचरिंग। ओके, ये दो जो है ये विजुअल आर्ट में आता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्ट ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग्स आर 2 डायमेंशनल, अंडरलाइन करो, पेंटिंग्स जो होती है वो 2 डायमेंशनल्स में होती है। जिन बच्चों ने एलिमेंट्री इंटरमीडिएट किया होगा उनको इसके बारे में बहुत जानकारी होंगी। अलग अलग जो हम लोग पेंटिंग्स बनाते हैं या स्कल्पचरिंग्स बनाते हैं उसमें इस प्रकार के डायमेंशनल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेंटिंग में जो 2 डायमेंशनल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, स्केच और पेंटिंग ऑफ नेचर, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड पेंटिंग्स, ऑब्जेक्ट्स कोई वस्तु से रिलेटेड, एंड इंडिविजुअल किसी व्यक्ति का चित्र, स्केचेस, ये सब जो है ये आर्ट ऑफ पेंटिंग में आते हैं। दे आर डन ऑन वेरियस सरफेसेस सच एज, अब कहाँ कहाँ ड्रॉ किए जाते हैं वो भी सुनेंगे, सच एज रॉक,
अलग अलग चट्टानों पर, पत्थरों पर, देन वॉल, दीवारों पर, पेपर्स, कागज़ पर भी ड्रॉ किया जाता है। उसके साथ साथ कैनवास ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड अर्थन पॉट्स, अलग अलग ऐसे स्केचेस निकालते समय अर्थन पॉट्स, मिट्टी के जो बर्तन वगैरह है उन पर भी इस प्रकार की जो है पेंटिंग्स की जा सकती है। द म्यूरल ऑफ बोधिसत्व एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी फिल इन द ब्लैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। द म्यूरल मतलब जो दीवार पर निकालने वाला चित्र है वो एक फेमस है, यहाँ पर आपको उसका चित्र भी दिया हुआ है, पिक्चर। द म्यूरल ऑफ बोधिसत्व एट अजंता केव इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग। आर्ट ऑफ पेंटिंग का बहुत ही अच्छा फाइनेस्ट ऐसा एग्जाम्पल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिससे हमारी जो आइडिया है वो और अच्छी क्लियर हो जाएगी। उसके साथ साथ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको दिखेगा फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। रॉक पेंटिंग्स डेटिंग टू स्टोन एज हैव बीन डिस्कवर्ड इन मेनी कंट्रीज। रॉक पेंटिंग्स, चट्टानों पर, पत्थरों पर जो पेंटिंग्स की जाती है, इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कवर्ड हुए हैं। हम बहुत सारे ऐसे देशों में, भारत के साथ साथ बहुत सारे जगह पर इस प्रकार की पेंटिंग्स, रॉक पेंटिंग्स देखने को मिली। इन इंडिया देयर आर रॉक पेंटिंग्स साइट्स। आपको कौन से शहरों में मिली वो भी यहाँ पर राज्यों के नाम दिए हुए हैं। दीज आर ऑल्सो मस्ट इम्पॉर्टेंट, आप उसको ब्रैकेट कर सकते हो। इन इंडिया देयर आर रॉक पेंटिंग साइट्स इन द स्टेट्स ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। द रॉक पेंटिंग इन द केव्स एट भीमबेटका इज़ फेमस। रॉक जो केव्स है ये रॉक पेंटिंग्स की, तो कहाँ पर, भीमबेटका जो है वो फेमस है। इतना फेमस कि भीमबेटका इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित कर दिया यूनेस्को ने, जिसके कारण बहुत सारे विजिटर्स, टूरिस्ट जो है ये जगह जो है वो देखने के लिए आते हैं। आप लोगों ने वारली पेंटिंग्स वगैरह सुना होगा इसी से रिलेटेड। रॉक पेंटिंग्स यूजुअली डिपिक्ट ह्यूमन। अब देखो रॉक पेंटिंग्स में कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर डिपिक्ट किया जाता है, निकाला जाता है मोस्ट ऑफ द पिक्चर्स ऑफ ह्यूमन, एनिमल्स, ज्योमेट्रिक फिगर। ठीक है, तो ये जो रॉक पेंटिंग होती है जिसमें अलग अलग केव्स में पेंटिंग्स निकाली जाती है, इसमें मनुष्य की है, प्राणी या फिर कोई जो ज्योमेट्रिकल अलग अलग ऐसे फिगर्स होते हैं, हाँ, तो वो भी यहाँ पर ड्रॉ किए जाता है। However, the style of rock painting seem to be changing according to cultural changes from the Stone Age to the beginning of agriculture। ये जो कल्चर है रॉक पेंटिंग का वो फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर स्टोन एज पीरियड से लेते हैं तो बिगिनिंग ऑफ द एग्रीकल्चर, इसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए। द चेंज इज़ विजिबल इन द डिपिक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। मतलब इतने चेंजेस कि स्टोन एज पीरियड में कौन से एनिमल्स थे या फिर कौन से ऐसे अलग अलग जो ट्रीज़ है वो थे। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर का जब स्टार्टिंग हुआ तो कौन से अलग अलग ऐसे एनिमल्स जो है उसका डिस्कवर्ड हुआ या फिर वो दिखे, कौन से कम हो गए, ये सभी जानकारी जो है इस प्रकार के पेंटिंग से या फिर जो केव पेंटिंग्स होती है उससे हमको पता चलता है। ओके, now the change is visible in the depiction of flora and fauna, or it may be evident in the style of portraying various figures and also in the colors। बहुत सारे कलर्स से, उनके निकाले हुए स्टाइल से जो है पेंटिंग से हमको वहाँ की बहुत सारी जानकारी डिटेल में मिलती है और उसका यूज़ जो है हम लोग अपनी स्टडी में भी कर सकते हैं। ब्लैक, रेड एंड वाइट कलर वी आर यूज्ड इन द रॉक पेंटिंग। ये जो केव पेंटिंग्स होती थी उसमें ये तीन कलर्स जो है जो भी नेचुरल कलर है, तो इस प्रकार के केमिकल नहीं, नेचुरल कलर जो है वो लोग यूज़ करते थे, विच वे आर मेड फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस। विद द हेल्प ऑफ रॉक पेंटिंग वी कैन अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ एंशियंट पीपल। ये रॉक पेंटिंग से, ये केव पेंटिंग से हम लोग उस पीरियड में लोगों का रहन सहन कैसा था, क्या खाते थे, किसका शिकार करते थे, उनका डांस फॉर्म क्या था, उनको क्या पसंद था, ये सब जानकारी जो है, उनके सराउंडिंग की जानकारी, उनका नेचुरल जो अलग अलग ऐसे ब्यूटीज़, साइनिक ब्यूटीज़ जो है वो हम लोग पेंटिंग के थ्रू समझ सकते थे। ऑल्सो द वे दे एक्सप्लॉयटेड अवेलेबल नेचुरल रिसोर्सेज। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो थे उसका एक्सप्लॉयटेशन कम कैसे होते चले गए, वो सभी जानकारी हमको उनके पेंटिंग से पता चलती है। द ट्रेडिशन ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग क्लोजली रिजेंबल द स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग। ये जो ट्रेडिशन है फोक स्टाइल का, इसका रिलेशन ज़्यादा मात्रा में अगर ऐसा देखा जाए तो क्लोजली किसके साथ है, स्टाइल ऑफ रॉक पेंटिंग के साथ। कस्टम्स सच एज डेकोरेटिंग द हाउस, क्योंकि आज भी देखो बहुत सारे ऐसे त्योहार रहे, कोई ऐसी पूजा रहे या फिर कोई ऐसा इम्पोर्टेंट डेज रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, कस्टम सच एज डेकोरेटिंग द हाउस वॉल,
अपने घर को डेंटिंग पेंटिंग करना। कोर्टयार्ड, हमारा जो आंगन है वहाँ पर बाय ड्राइंग वेरियस फिगर्स, अलग अलग डिज़ाइंस निकलना, जिसे हम लोग आज रंगोली कहते हैं। तो ये सब जो देन है हमारे पूर्वजों से है, या फिर हमारे ट्रेडिशन कल्चर जो है उससे रिलेटेड हम लोग ये सब जो बातें हैं वो सीखते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका जो यूज़ है वो हमारे पूर्वजों से या फिर हमारे कल्चरल ट्रेडिशन से मिलता जुलता है। आगे अगर हम लोग आते हैं तो वहाँ पर आपको देखो, यूजिंग पैनल्स ऑफ पेंटिंग टू नरेट स्टोरीज हेल्प टू डेवलप रीजनल स्टाइल ऑफ फोक पेंटिंग। बहुत सारे ऐसे सिम्बॉल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको स्वास्तिक पता होगा, पूजा करते समय हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर शंख। बहुत सारे पेंटिंग्स में हम लोग इस प्रकार के जो है फिगर्स या फिर सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं, जिससे उससे रिलेटेड कोई स्टोरी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ हमको पता रहती है, या स्पेसिफिक कुछ जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर उसी प्रकार। ऑन पेज नंबर 23 देयर इज़ इन डू यू नो मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इज़ देयर। आपको वहाँ पर देखो पिक्चर्स भी दिया हुआ है। बहुत बार क्या होता है कि बोर्ड में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्क्राइब द पिक्चर, आई राइट फ्यू वर्ड्स ऑन दिस इमेज और पिक्चर, जो कुछ है। तो इस प्रकार से अगर आता है तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन लिखती आनी चाहिए। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था वारली प्रिंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, दिस पिक्चर ऑल्सो रिलेटेड टू वारली प्रिंट्स। क्या इन्फॉर्मेशन है, लेट्स रीड। द ट्रेडिशंस ऑफ वारली पेंटिंग एंड पिंगुल, अंडरलाइन दिस वर्ड, वारली पेंटिंग एंड पिंगुल और चित्रकथी इन महाराष्ट्र आर अमंग द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जो कि हम लोग इंफॉर्मेशन ही पढ़ रहे हैं फोक स्टाइल ऑफ पेंटिंग। तो इसमें ये जो हमारा महाराष्ट्र है जिसमें वारली प्रिंटिंग, उसके साथ साथ पिंगुल, ये जो है जिसे दूसरा एक नाम है चित्रकथी, जो कि फेमस फाइनेस्ट एग्जाम्पल है फोक स्टाइल का। उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन है जीव्या सोम्या मस्से, द आर्टिस्ट इन ठाणे डिस्ट्रिक्ट, हमारे महाराष्ट्र के ही ठाणे डिस्ट्रिक्ट के ये जो है जीव्या सोम्या मशे, इन्होंने भी अपना कंट्रीब्यूशन इन द वारली पेंटिंग में इतना अच्छा दिया है कि द आर्टिस्ट इन ठाणे डिस्ट्रिक्ट हैज़ प्लेड अ ग्रेट रोल इन मेकिंग द वारली पेंटिंग्स very popular. He has been honored with a number of national and international awards for his painting. उनकी वारली पेंटिंग के लिए उनको नेशनल इंटरनेशनल ऐसे बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वारली पेंटिंग के ऊपर उनकी जो अलग अलग ऐसी आर्ट है उसके लिए। इन द ईयर 2011 ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री। उसके साथ साथ 2011 में उनको पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। इस प्रकार से उनका जो कंट्रीब्यूशन है आर्ट फील्ड में वो बहुत ही फाइनेस्ट है एंड वेरी इंस्पायरिंग है फॉर द न्यू आर्टिस्ट जो कि वारली प्रिंटिंग से रिलेटेड ऐसा कुछ करना चाहे। उसके साथ साथ नीचे अगर देखते हैं तो येलो कलर में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो द ट्रेडिशन ऑफ चित्रकथी इज मेंशन्ड इन मनासोलाज। मानासोलम्स क्या है ये? मानासोलाज अ बुक रिटन बाय चालुक्य किंग सोमेश्वर। चालुक्य राजा थे जिनका नाम था सोमेश्वर। कब के थे वो? इन 12th सेंचुरी CE उन्होंने इस प्रकार का ट्रेडिशन स्टार्ट किया चित्रकथी का, जिसे मानासोलाज इस बुक में उन्होंने मेंशन भी किया है। इट कन्फर्म द एंटिक्विटीज़ ऑफ दिस ट्रेडिशन। और यहाँ पर जो है इस प्रकार के वर्णन से ये परंपरा जो है इसकी कल्पना, इमेजिनेशन जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ। द ट्रेडिशंस ऑफ नरेटिंग स्टोरीज। अब कैसा ट्रेडिशन कि द स्टोरीज फ्रॉम रामायणा और महाभारता विद द हेल्प ऑफ वुडन पपेट्स। तो वुडन पपेट्स के हेल्प से महाभारत एंड रामायणाज में जो अलग अलग ऐसी स्टोरीज़ है, छोटे छोटे इवेंट्स है, वो इस कठपुतली जो मतलब पेंटिंग्स है उसके थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, पेंटिंग्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है। चित्रकथी और पिंगुली ट्रेडिशन जो है इसके लिए फेमस है। द पीपल हु स्टिल प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ पिंगुल लिव इन द विलेज पिंगुली। जो लोग इस प्रकार का ये जो आर्ट है चित्रकथी का वो प्रेजेंट करते हैं उनको पिंगुल कहा जाता है। और जिस गांव से या जिस जगह से वो रहते हैं उसे पिंगुली ऐसा एरिया
फेमस समझा जाता है। तो ये जो पिंगुली है, लिव्ड इन अ विलेज कॉल्ड पिंगुली, पिंगुली गांव के पिंगुल, ऐसा उनका एक आइडेंटिफिकेशन है। दे बिलोंग टू ठाकर ट्राइबल कम्युनिटी, वो जो है वो लोग ठाकर इस प्रकार के आदिवासी जमाती से बिलोंग करते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन कोंकण रीजन, कहाँ पर है ये? कोंकण रीजन में, नियर कुडल। The Chitrakuti pictures are drawn on a paper and paint in colors made from natural substance। ये जो चित्रकथी में आने वाले जो पिक्चर्स है वो जो होते हैं पेपर पर ड्रॉ किए जाते हैं, और उसमें यूज़ करने वाले कलर जो होते हैं वो भी नेचुरल कलर्स होते हैं। इट टेक्स 30 to 50 पिक्चर्स टू कंप्लीट द नरेशन ऑफ अ सिंगल स्टोरी। एक स्टोरी को प्रेजेंट करने के लिए ये चित्रगति में कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 इस प्रकार के पिक्चर्स यूज़ किए जाते हैं, और जो स्टोरी है वो नरेट की जाती है। दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट चित्रकथी मे बी इन बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड आस्क यू राइट डाउन सम इन्फॉर्मेशन अबाउट चित्रकथी, तो ये पूरा पैराग्राफ आपको जो है वो लर्न होना चाहिए। ओके, नाउ इन कंटिन्यूड, दिस पिक्चर्स आर प्रिजर्व वेरी केयरफुली। इस प्रकार के चित्रकथी में आने वाले 30 से 50 एक स्टोरी से रिलेटेड इस प्रकार का पंच अगर लेते हैं तो ऐसे पिक्चर्स प्रिजर्व किए जाते हैं केयरफुली एंड हैंड इट डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये अपनी कला अपनी आने वाली आगे की जो जनरेशन है उनको देने के लिए प्रिजर्व करके रखते हैं और प्रोवाइड करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। द आर्टिस्ट एंड द गवर्नमेंट आर ट्राइंग टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। तो ये जो दिन ब दिन कम होते जा रही है इस प्रकार की जो लोक कलाएँ है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए नॉट ओनली द आर्टिस्ट बट ऑल्सो द गवर्नमेंट ट्राई देयर लेवल बेस्ट। गवर्नमेंट जो है वो भी इस प्रकार के काम कर रही है जिससे हमारी ये जो लोक कलाएँ है वो लुप्त न हो जाए। नाउ क्लासिकल स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग सेकंड फॉर्म। द एंशियंट इंडियन टेक्स्ट हैव एक्सप्लेन्ड वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट्स इन ग्रेट डिटेल। हमारा जो एंशियंट ऐसे भारतीय लिटरेचर है जिसमें बहुत सारे हमारे इम्पोर्टेंट ऐसे आर्ट्स ग्रेट डिटेल मतलब ज़्यादा डिटेल में लिखे हुए हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं। देर आर ऑल टुगेदर, और ये कितने हैं टोटल मिलाकर? 64 आर्ट्स। इसे 64 आर्ट्स जो है हमारे एंशियंट टेक्स्ट में इंक्लूड है। डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे जो स्कॉलर्स होते हैं, थिंकर्स होते हैं, उन्होंने किया है। द आर्ट ऑफ पेंटिंग इज मैंशनड एज आलेख्यम और आलेख्य विद्या, इसको नाम दिया गया है। ये जो 64 आर्ट्स है उसको आलेख्य या फिर आलेख्य विद्या। ओके, इट इज़ सेड टू हैव 6 मेन आस्पेक्ट्स। इसके 6 आस्पेक्ट या 6 ऐसे अलग अलग हम लोग कह सकते हैं कि पार्ट्स है, अंग है ना। तो कौन से हैं? दे आर इंक्लूडेड। सबसे पहला है, अगर देखते हैं तो रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजन, सादृश्यता एंड वर्णिका भंग। हर एक वर्ड का अपना अपना एक इम्पॉर्टेंट मीनिंग है। रूप भेद, हाँ, रूप भेद में क्या आता है तो अलग अलग डिफरेंट ऐसे फॉर्म्स के, डिफरेंट ऐसे शेप्स के जो इंक्लूजन है इस पेंटिंग में वो किए जाते हैं। प्रमाण में जो है मेज़रमेंट यूज़ किया जाता है। भाव में जो है इमोशंस प्रेजेंट की जाती है। लावण्य योजन में जो है जो ब्यूटीनेस है वो प्रेजेंट किया जाता है। सादृश्यता, इसमें रियलिटी उस पेंटिंग में कैसी लाई जाए इस भाग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। एंड वर्णिका भंग, इसमें जो है कलर्स कॉम्बिनेशन कैसा हो। जैसे हम लोग रंगोली निकालते हैं तो हमारी रंगोली या फिर हमारा ड्राइंग जो है और अट्रैक्टिव हो जाए, सबको पसंद आए, इसलिए हम लोग कलर कॉम्बिनेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। वैसे ये वर्णिका भंग में भी कलर कॉम्बिनेशन की तरफ या कलर कंपोजिशन की तरफ ध्यान जाता है। अग्म टेक्स्ट ऑफ वेरियस रिलीजियस सेक्ट, पुराणाज and Vastushastras text explain the art of paintings and sculpturing in the context of temple architecture। मंदिर निर्माण के लिए उससे रिलेटेड भी हमारे जो विविध धार्मिक ग्रंथ है, जिसे अग्म है, पुराणाज है या फिर वास्तुशास्त्र से रिलेटेड जो ग्रंथ है जिसमें जो आर्ट है उसके साथ साथ आर्टिंग, पेंटिंग एंड स्कल्पचरिंग, इस प्रकार का भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन या उससे रिलेटेड जो है बातें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। तो ये सभी जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम उसको पढ़ सकते हैं और इससे हमारा नॉलेज है वो भी बढ़ सकता है। सो ये जो है आपको दिए हुए 6 नाम जो है
6 एस्पेक्ट्स मस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको आप ब्रैकेट करके लर्न भी करना है और इसके लिए आपको 2-3 बार ये जो पेज है वो पढ़ना भी है। ओके बेटा। नाउ मिनिएचर पेंटिंग इन मैन्युस्क्रिप्ट्स। अब सबसे पहले तो मिनिएचर मतलब होता है लघु चित्र, छोटे छोटे चित्र। ओके, छोटे छोटे चित्रों की पेंटिंग इन मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो हैंडबुक होती है, हैंड रिटन बुक, हाथ से लिखी हुई बुक में निकाले हुए एक्चुअली छोटे छोटे जो चित्र होते हैं उसे कहते हैं मिनिएचर पेंटिंग्स इन मैन्युस्क्रिप्ट्स। ओके, द मिनिएचर पेंटिंग इन द अर्ली मैन्युस्क्रिप्ट शो एन इन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन स्टाइल। ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स है इस पर किसका प्रभाव ज़्यादा मात्रा में दिखता है ये हैंड रिटन बुक में इंक्लूड करने के लिए, तो वो है पर्शियन स्टाइल। द डेक्कन मिनिएचर स्टाइल, अगर साउथ के जो मिनिएचर्स है, अलग अलग छोटे ऐसे जो छोटे चित्र है उसकी स्टाइल देखते हैं तो डेवलप्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द डेक्कन सल्तनत। तो ये जो सुल्तान थे या मुस्लिम जो डायनेस्टीज़ थी उनका प्रभाव इस प्रकार के डेक्कन मिनिएचर्स में आपको दिखेगा। उसके साथ साथ ड्यूरिंग द रेजिम ऑफ अकबर बादशाह के कार्यकाल को थोड़ा सा देखते हैं तो द मुगल एम्पायर, द मुगल मिनिएचर स्टाइल शोइंग अ ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल वॉज डेवलप। तो यहाँ पर अकबर बादशाह के पीरियड में अगर हम लोग मिनिएचर स्टाइल देखते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा चेंज आपको दिखेगा, थोड़ा सा वहाँ पर तड़का जो है इंडियन एंड पर्शियन स्टाइल ये जो कैसे डेवलप्ड हुआ पेंटिंग में वो हम देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पिक्चर भी दिया है, आई थिंक दिस इज़ द पिक्चर ऑफ वो जोधा अकबर, ऐसा कुछ उस स्टाइल में यहाँ पर अकबर बादशाह से रिलेटेड एक छोटा सा मिनिएचर एग्जाम्पल के तौर पर भी दिया हुआ है। तो इस प्रकार से मिनिएचर पेंटिंग्स जो थी मैन्युस्क्रिप्ट्स की वो बहुत ही फेमस थी। नाउ इन फॉरवर्ड वेस्टर्न स्टाइल ऑफ पेंटिंग। वेस्टर्न स्टाइल भी बहुत फेमस थी। इन द ब्रिटिश पीरियड इंडियन आर्टिस्ट केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूरोपियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ब्रिटिश कार्यकाल में जब ब्रिटिश अंग्रेज जो थे जिन्होंने हमारे देश पर 150 साल तक राज किया तो उनका भी आर्ट स्टाइल का जो एक इन्फ्लुएंस था, प्रभाव था, वो हमारे भारतीय लोगों पर, हमारे भारतीय आर्टिस्टों पर, कलाकारों पर कैसा पड़ा वो भी यहाँ पर हमको दिया हुआ है। एंड आर्ट स्कूल वॉज एस्टेब्लिश। इसके लिए देखो सबसे पहली बार आर्ट स्कूल एस्टेब्लिश की गई अंडर द लीडरशिप ऑफ जेम्स वेल्स। और किनके अंडरशिप में, तो ये जो मेन थे इसके वो थे जेम्स वेल्स, स्कॉटिश आर्टिस्ट, एक बहुत बड़े कलाकार थे। इन द टाइम्स ऑफ सवाई माधवराव पेशवा, अंडरलाइन करेंगे सबसे पहले तो लीडरशिप ऑफ जेम्स वेल्स, स्कॉटिश आर्टिस्ट थे ये। इन्होंने सवाई माधवराव पेशवा के पीरियड में ये स्कूल ऑफ आर्ट स्कूल स्टार्ट की। कहाँ पर? शनिवार वाड़ा इन पुणे। ओके, ही हैड डन अ पोर्ट्रेट ऑफ सवाई माधवराव एंड नाना फडणवीस। यहाँ पर आपको दिया हुआ भी है पिक्चर जिसमें ये जो जेम्स वेल्स थे इन्होंने माधवराव पेशवा और उनके पास बैठे हुए नाना फडणवीस इनका जो है पोर्ट्रेट निकाला था। ओके, उसके साथ साथ गंगाराम त्र्यंबट, अ मराठी आर्टिस्ट, एक मराठी कलाकार भी थे जिनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है गंगाराम त्र्यंबट। इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करो। हु वर्क विद वेल्स डिजर्व अ स्पेशल मेंशन देयर। हमारे महाराष्ट्र के जो कलाकार थे गंगाराम त्र्यंबट, इन्होंने ये जेम्स वेल्स जो थे इनके साथ इन्होंने काम किया, सीखा। He had made drawing of rock cut caves of वेरुल एंड कार्ले। इन्होंने वेरुल एंड कार्ले यहाँ पर इस प्रकार के रॉक कट केव्स ड्राइंग भी निकाली। उसके साथ साथ सम ऑफ हिज ड्राइंग आर प्रिजर्व्ड। इन्होंने निकाली हुई, गंगाराम त्र्यंबट इन्होंने निकाली हुई कुछ ड्राइंग्स जो है आज भी प्रिजर्व करके रखी हुई है। कहाँ पर? तो येल सेंटर ऑफ ब्रिटिश आर्ट ऑफ येल यूनिवर्सिटी, फॉरेन कंट्रीज़ में येल यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पर इनकी जो ड्राइंग्स है वो अभी भी प्रिजर्व करके रखी हुई है। एज अ ऑडियंस या एज अ टूरिस्ट हम लोग वो देख सकते हैं। एग्जैक्ट पोर्ट्रेल ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द पेंटिंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूरोपियन स्टाइल। यूरोपियन लोगों की खास एक स्पेसिफिक स्टाइल थी कि जो एग्जैक्ट सामने रखी हुई जो कुछ ऑब्जेक्ट है वैसे के वैसे सेम टू सेम पेंटिंग्स है ये लोग निकालते थे। ये यूरोपियन स्टाइल था। अ नंबर ऑफ रिनाउंड आर्टिस्ट वेयर ट्रेंड इन जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री विच वॉज एस्टेब्लिश इन 1857 CE ऑफरिंग कोर्सेज इन यूरोपियन स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग। तो जे स्कूल ऑफ आर्ट एंड इंडस्ट्री यहाँ पर इस प्रकार के
आर्टिस्ट लोगों का, बहुत सारे ऐसे नंबर ऑफ आर्टिस्ट जिन्होंने यहाँ से ट्रेनिंग लिया। जो स्कूल जो है वो 1857 में एस्टेब्लिश हुई, यूरोपियन स्टाइल से रिलेटेड थी। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नाम भी आपको मिलेगा, पेस्टोनजी बोमनजी एंड एल्युमिनियम ऑफ द स्कूल। ये इसी स्कूल से निकले हुए एक बहुत ही गुणवंत, जिसे कहेंगे एल्युमिनी मीन्स होता है बहुत ही प्रभावशाली टैलेंटेड ऐसे स्टूडेंट जिसका नाम था पेस्टोनजी बोमन जी। इन्होंने दिस स्कूल मेड द रिप्लिकाज ऑफ अजंता पेंटिंग। इन्होंने अजंता पेंटिंग की रिप्लिकाज वैसे के वैसे स्कूल में पेंटिंग जो है अजंता पेंटिंग्स में जो कुल अलग अलग ऐसे डिज़ाइन थे, ड्राइंग्स थे, वो ड्रॉ करके दिखाए। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा वेस्टर्न स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग वो जो है यहाँ पर स्टॉप होता है। नाउ स्कल्पचरल आर्ट। स्कल्पचरल आर्ट आर 3 डायमेंशनल। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो पेंटिंग्स होती है वो 2 डायमेंशनल्स की होती है, एंड स्कल्पचरल आर्ट जो होता है वो 3 डायमेंशनल का होता है, सच एज इमेज। हाँ, उसमें नाम आते हैं, इमेजेस है, पिक्चर्स, उनके साथ साथ इमेजेस दैट मीन्स मूर्ति, देन स्टैचूज, पॉट्स एंड ऑब्जेक्ट विथ आर्टिस्टिक एब्लिमिशमेंट। हाँ, तो ये जो है फॉर क्रिएटिंग स्कल्पचर्स आइदर रॉक और मेटल और क्ले इज़ यूज। इस प्रकार के स्कल्पचर, इस प्रकार के अलग अलग जो पुतले हैं या फिर पत्थरों से या फिर मिट्टी से या फिर मेटल से बनाए जाते थे। उसमें अलग अलग मूर्तियाँ या फिर जो अर्थन पॉट्स है वो बनाए जाते थे, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते थे। रॉक स्कल्पचर आर मेड फॉर कार्विंग, मेटल स्कल्पचर्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ मोल्ड। ये जो रॉक स्कल्पचर है उसको उस पर पेंटिंग्स निकालने के लिए या उस पर जो अलग अलग इमेजेस है उसको स्कल्पचर, मूर्ति या पुतले बनाने के लिए कार्विंग की जाती थी। मेटल का अगर यूज़ होता है तो मेटल स्कल्पचर्स आर मेड विद द हेल्प ऑफ मोल्ड। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि गणेश उत्सव रहता है या वो नवमी रहती है, देवी की, दुर्गा माता की मूर्तियाँ बनाई जाती है। अगर वो ये है अपना महालक्ष्मी होता है तो तब महालक्ष्मी के जो मुखवटे वो बनाए जाते हैं। तो इस सब के लिए कोई ढांचा होता है, दैट इज़ मोल्ड्स होता है, और इस मोल्ड्स से जो है इस प्रकार की मूर्तियाँ जो है वो बनाई जाती है। मेटल की मूर्तियाँ हो या मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती है। उसके साथ साथ क्ले स्कल्पचर्स आर हैंड्स बाय द clay sculptures are formed either directly with the hands or by using mold। क्ले स्कल्पचर जो है मिट्टी से बनाने वाले जो पुतले हैं या मूर्तियाँ है जो कुछ है वो बनाने के लिए एक तो डायरेक्टली बाय हैंड, हाथ से बनाया जा सकता है, या फिर उसके लिए भी अलग अलग ऐसे ढांचे होते हैं, मोल्ड्स होते हैं, वो मोल्ड्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। द एंटायर टेम्पल ऑफ कैलाश एट वेरूल इज़ द यूनिक मोनोलिथिक। ये जो है कैलाश पर्वत में या कैलाश में जो कैलाश नाम का जो लेनी है या फिर जो केव्स है जो वेरूड़ में है वो जो है इस प्रकार का बेस्ट एग्जाम्पल है। अभी मोनोलिथिक स्कल्पचर मीन्स क्या, आपको क्वेश्चन आया होगा। तो मोनोलिथिक स्कल्पचर मतलब होता है कि एक सिंगल जो एक चट्टान है या सिंगल ऐसा एक रॉक है उसमें इस प्रकार का पूरा मंदिर जो है वो बनाया गया है, इसीलिए इसे यूनिक मोनोलिथिक स्कल्पचर भी कहा गया है। द लायन कैपिटल ऑफ अशोकन पिलर फाउंड एट सारनाथ इज़ द नेशनल एम्ब्लेम ऑफ इंडिया। ब्रैकेट देयर, ये जो है अशोका पिलर फाउंड इन द सारनाथ, जहाँ पर लॉयन कैपिटल्स आपको यहाँ पर दिखाया गया है पिक्चर, तो ये हमारे देश का नेशनल एम्ब्लेम है जो कि इस प्रकार का बेस्ट एग्जाम्पल है स्कल्पचर आर्ट का। नाउ कंटिन्यू फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। अभी फोक स्टाइल देखते हैं। The sculptural art is also an ancient as the art of painting dating back to the stone age। अगर थोड़ा सा हम लोग स्कल्पचरल आर्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो प्राचीन काल में जो अलग अलग पेंटिंग्स है आर्ट से रिलेटेड या फिर बहुत सारे ऐसे स्टोन एज पीरियड में मिले हुए जो कुछ अलग अलग ऐसे इंफॉर्मेशंस है, एविडेंस है, वो सब जो है इस प्रकार के फोक स्टाइल की इंफॉर्मेशन हम तक प्रोवाइड करता है। कार्विंग टूल्स आउट ऑफ द स्टोन कैन सेड टू बी बिगिनिंग ऑफ द स्कल्पचरल आर्ट। तो स्कल्पचरल आर्ट की अगर शुरुआत, हिस्ट्री अगर जाननी है तो कार्विंग और स्टोन, किसी पत्थरों पर इस प्रकार की कार्विंग करना, उसे गोदना, इससे जो है स्कल्पचरल आर्ट स्टार्ट होता है। द कस्टम ऑफ मेकिंग क्ले इमेजेस फ्रॉम रिचुअल्स हैज़ बीन प्रिवलेंट इन इंडिया सिंस
हड़प्पन टाइम्स, तो हमारे देश में जो अलग अलग ट्रेडिशंस है, रीति रिवाज है, जिसमें कुछ फेस्टिवल्स में हम इमेजेस की पूजा करते हैं, तो इस प्रकार की इमेजेस की शुरुआत जो है वो हड़प्पन टाइम्स में हुआ है। इट हैज़ कंटिन्यूड टिल टुडे इन मेरी रीजन। आज भी देखो बहुत सारे ऐसे रीजन्स है, जगह है जहाँ पर इस प्रकार के इमेजेस जो है, क्ले इमेजेस, उसकी पूजा की जाती है। फॉर एग्जांपल बंगाल, बिहार, गुजरात, राजस्थान। द गणेशा आइडल्स, गणेश जी की मूर्ति। मास्क ऑफ गौरी, जैसे कि मैंने बताया था, महालक्ष्मी में हम लोग गौरी का जो है उसका मुखवटा मोल्डिंग किया हुआ ऐसे में बना, मतलब पूजा की जाती है। बुल फिंगर मेड फॉर द फेस्टिवल ऑफ Belpola, then wooden memorials, Veer Girls, memorial stones, the decorated clay storage beans, etc. are a few examples of folk traditions of sculptural art। तो ये सब जो है, इतने सारे जो नाम दिए गए हैं, तो अलग अलग जो जिसे हम लोग खम्बे कह सकते हैं, उसके साथ साथ जो आदिवासी लोगों के घर का जो रहन सहन है या फिर घर की बनावट जो है, उसके साथ साथ मिट्टी के जो अलग अलग इस प्रकार के बनाए हुए इमेजेस है, मूर्ति है, पुतले है, ये सब जो है वो गवाह है हमारे फोक ट्रेडिशन से रिलेटेड जितनी कुछ बातें हैं उनकी, और इससे हमको बहुत सारी जानकारी भी मिलती है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्लासिकल स्टाइल ऑफ स्कल्पचरल आर्ट। द हड़प्पन सील स्टोन एंड ब्रॉन्ज स्टेच्यूज tells us about the 5 years old or even older traditions of the Indian tradition of sculptural art। ये जो हड़प्पन सील है जो एक्सकेवेशन में मिली, उसके साथ साथ वहाँ पर मिले हुए कार्विंग वाले अलग अलग स्टोन्स है या फिर स्टैचूज़ है, ये सब 5000 में भी उससे भी ज़्यादा पुराने ऐसे जो मतलब बातें हैं वो मिली है, जो बहुत पुरानी है, जिससे हमारे ट्रेडिशन के बारे में, हमारे इंडियन ट्रेडिशन कितना पुराना है, कितना हमारी जो कल्चर है वो कितनी अलग अलग इससे डेवलप्ड है, इनकी जानकारी देता है। इट सेड दैट द ट्रेडिशन ऑफ कार्विंग आउट स्टोन स्कल्पचर ऑफ लार्जर साइज बिगन इन द मौर्य पीरियड विद द अशोकन पिलर। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत जो है वो अशोका जो राजा थे वहाँ से, मतलब मौर्य पीरियड से होती है, और अशोका पिलर पर इसके बारे में कुछ कार्विंग भी की हुई है। ओके, द सांची स्तूपा वॉज इरेक्टेड इन एम्पायर अशोकाज टाइम। सांची स्तूपा अगर आप देखते हो तो वहाँ पर भी अशोका टाइम के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन इरेक्टेड की गई है, और स्तूपा से हमको वहाँ के ट्रेडिशन की और कल्चर की भी जानकारी मिलती है। However, the beautiful sculptural embellishment of the stupa are supposed to be later additions। और बहुत सारे ऐसे भी स्तूपा है जिसमें बाद में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती चली गई, उसमें सजावट और ज़्यादा होती चली गई, और उसमें डेवलपमेंट जो है वो टाइम टू टाइम और होता चला गया। The sculptures of Barbhut are testimonies of the continuous development of sculptural art। ये जो बारभूत है, आपको दिया हुआ भी है पिक्चर, ये भी जो है जिससे ये जो फोक स्टाइल ऑफ स्कल्पचर्स आर्ट है जिसमें और ज़्यादा जो डेवलपमेंट है वो उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। स्प्रेड फार एंड वाइड इन मेनी कंट्रीज़। तो उसके साथ साथ ये जो है बातें, ये बुद्धिज्म वॉज स्प्रेड फार एंड वाइड इन मेनी कंट्रीज आउटसाइड इंडिया। द ट्रेडिशन ऑफ इरेक्टिंग बुद्धिस्ट स्तूपास बिगिन इन दोज कंट्रीज एज वेल। तो बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए जो अलग अलग देशों में प्रसार हुआ, उसके लिए ये सब जो अलग अलग बातें हैं, एविडेंस है, इससे भी हमको अच्छी जानकारी मिलती है कि बौद्ध धर्म का प्रसार कौन से देश में हुआ, और ये सब इमेजेस उसकी गवाह है। द स्तूपा एट बोरोबुदुर इन इंडोनेशिया इज़ द लार्जेस्ट स्तूपा इन द वर्ल्ड। ब्रैकेट देयर, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। तो ये जो है स्तूपास बोरोबुदुर इंडोनेशिया का वो सबसे बड़ा ऐसा स्तूपा है पूरे वर्ल्ड में। इट वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द 8th and 9th century CE। इट वॉज डिक्लेयर्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1991। तो यहाँ तक हमारा जो ये लेसन है, आपको देखो पिक्चर भी दिया हुआ है, बोरोबुदुर स्तूपास, वेरी नाइस एंड वेरी ब्यूटीफुल स्कल्पचर इज़ दिस। सो यहाँ पर जो है हमारा पार्ट 1 फिनिश कर रहे हैं हम लोग। आई होप सो यू अंडरस्टूड वेरी वेल। सेकंड जो वीडियो रहेगा हमारा, उसमें हम लोग ये लेसन कंटिन्यू करेंगे। दिस लेसन इज़ वेरी बिग बट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मे बी अगर 40 मार्क्स का हिस्ट्री का पेपर है तो 40 में से 5
5 to 6 मार्क्स इज़ फॉर ओनली फॉर दिस लेसन। तो ध्यान से सुनेंगे, वीडियो 2 बार 3 बार सुनो, टेक्स्ट बुक हाथ में रखो, पेंसिल से अंडरलाइन करते चलो। अगर कोई डाउट्स है तो आप मुझे पूछ भी सकते हो। तो इस प्रकार से पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यूस वीडियोस जो है वो भी सुनते जाएंगे और अपना रिस्पॉन्स भी देंगे। ठीक है बेटा, ओके, हैव अ गुड डे।